जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त हम पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पर। और आने वाले कल में साथ ही हमारे 20 सेट हो जाएंगे। तो 20 सेट के बाद में हमारा अगला 10 सेट का टारगेट रहेगा। और जब हम आपका 21वें सेट को शुरू कर रहे हों तो उम्मीद करूंगा उस तक आप सब लोग अपने 20 सेट को बहुत अच्छे से रिवाइज करके तैयार रखेंगे, और हमेशा वो जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करें, एक बार थम्स अप कर दें। तो भैया हम आपसे पिछले सेट के 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किराना घराने के संस्थापक कौन थे? वॉज द फाउंडर ऑफ किराना घराना? तो अब्दुल करीम खान है। कौन है? अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक हैं। अच्छा, पिछले सेट से कोई भी क्वेश्चन पूछ लूंगा तो बता दोगे, जो तुम्हें डिलीवर किया है मैंने अभी तक? वो कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर होगा कि हाँ जी भैया आप हमसे कुछ भी पूछ लें वो हम बता देंगे, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि आप जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आओगे अपने एग्जाम में, देखना आप। वॉइस फॉर वॉइसलेस, ये 14वें दलाई लामा की बुक है। ठीक है, जॉय ऑफ हैप्पीनेस भी इन्हीं की बुक है, दलाई लामा की बुक है आपका। पहला फैक्ट्री एक्ट रिपन के टाइम पर आया था 1881 में। ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में हुआ था केरल की परूर विधानसभा में। और आपका ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। स्कोर एक बार दिखा दें शुभम भाई, स्कोर एक बार दिखा दें। एस पारिक 5 स्कोर है, सतवीर भाई 5 स्कोर है, एसएससी हनुमान 5 स्कोर है, पूनम शेखावत 5 है। आज 5 बहुत स्कोर है। पीके चौधरी 4 हैं, हर्ष पांडे 5 हैं, रोहित सिंह 5 हैं, बहुत अच्छा लगा। नवीन सर का सैनिक 5 हैं, बहुत बढ़िया। एक दिन लड़ोगे तुम जाके बॉर्डर पे। बोलो जी। तो शुरू करेंगे भैया, ध्यान से देखना। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? कोशिश किया करो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के एकदम से अच्छे से अटेम्प्ट करने का, और एलिमिनेट का भी प्रयोग किया करो कि यार हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब एलिमिनेशन लगाओगे तो कई बार हम क्वेश्चन तक बहुत नज़दीक पहुंचते हैं। बताएंगे तो कहाँ का है नुआखाई? ये है आपका ओडिशा का। कहाँ का है? ओडिशा का। और नुआखाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू फूड, नया भोजन। क्या होता है? नया भोजन। और ये कैसा त्योहार है एक याद रख लेना, नुआखाई एक फसल त्योहार है। क्या है? एक फसल त्योहार है। जब फसल, और कौन सी फसल का त्योहार है बताएं? ये चावल की फसल का त्योहार है। जब आपकी नई चावल की फसल तैयार हो जाती है तो ये क्या करते हैं, अपने जो इनका समुदाय देवता होता है, जो इनका कम्युनिटी गॉड होता है, तो उसके लिए ये आपका चावल की भेंट करते हैं, चावल की भेंट करते हैं। ओके, उड़ीसा के मुझे त्योहार अब बताओ आप। उड़ीसा के जो त्योहार हैं वो कौन कौन से हैं? उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं? एक फेस्टिवल आपको बताना है। तो आप कहेंगे भैया सबसे इम्पोर्टेंट कोणार्क महोत्सव बहुत चर्चित है। कोणार्क महोत्सव, क्योंकि यहाँ पर कोणार्क आपका टेम्पल भी है। कितने दिन होता है कोणार्क महोत्सव? तो आप कहेंगे ये 1 से 5 दिसंबर तक होता है, यानी कि 5 डेज होता है। पूछा जाता है कर्नाटक महोत्सव जो है वो कब से शुरू हुआ था? 1986 से शुरू हुआ था। कब से? 1986 से शुरू हुआ था। आपका उड़ीसा का इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव भी है। इंटरनेशनल मिट्टी कला, क्या बोलोगे? मिट्टी कला महोत्सव भी कहाँ पर होता है? यहीं पर होता है। रज पर्व, रज पर्व किसके लिए होता है बताओ? रज पर्व होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाता है उसको, धरती माता का। किसका? धरती माता को समर्पित होता है। धानु यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर भी इसको बोला जाता है, दो है ना। धानु यात्रा। बोईता बंदना यहाँ पर होता है, बोईता बंदना। कौन सा? बोईता बंदना यहाँ पर होता है। इको रिट्रीट बहुत पूछा जाता है। इको रिट्रीट फेस्टिवल कहाँ का है? इको रिट्रीट फेस्टिवल यहीं का है। मुझे बताओ, उड़ीसा में एक होती है नव कलेवर रथ यात्रा, तो वो कौन से भगवान के लिए होती है? बताओ जी, उड़ीसा में एक नव कलेवर रथ यात्रा होती है, तो वो कौन से ईश्वर के लिए होती है बताओ? नव कलेवर रथ यात्रा, तो क्या बोलेंगे? ये भगवान जगन्नाथ के लिए होती है। किन के लिए होती है? भगवान जगन्नाथ के लिए होती है। एकाम्र, क्या बोलोगे आप? एकाम्र जो साथी फेस्टिवल है वो कहाँ पर होता है? वो भी यहीं पर होता है। एकाम्र फेस्टिवल भी यहीं का है, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, निम्नलिखित में से किस पार्श्व गायक या गायिका को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया? बहुत चर्चित है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो सिस्टला जानकी को मिला था? नहीं, रविंद्र जैन जो एक प्रसिद्ध संगीतकार है, म्यूजिशियन है, उनको। पंडित जसराज को मिला? आप कहेंगे नहीं, पंडित जसराज भी बहुत चर्चित है, भीमसेन जोशी को मिला था। मुझे आप बताएं, भीमसेन जोशी जी को आपका भारत रत्न किस ईयर में मिला? इनको जो साथी भारत रत्न मिला वो किस वर्ष में मिला था? तो इनको भारत रत्न मिला है आपका, इनको भारत रत्न मिला है आपका 2008 में। कब? 2008 में इनको भारत रत्न मिला। और इनका पद्म विभूषण भी एसएससी बहुत पूछता है,
पद्म विभूषण इनको मिला था जब आपका रविशंकर जी को भारत रत्न मिला था। तो कौन सा ईयर हो गया? 1999। पूछे भैया भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है? तो इनका घराना है किराना। और किराना घराना किस स्टेट से संबंधित है? बताएं जी, किस स्टेट से संबंधित है? तो याद रख लेना, ये आपका किराना घराना यूपी का है। एक भीमसेन जोशी को जाना जाता है आपका ललित केंद्र के लिए। किसके लिए? आपका इन्होंने एक ललित कला केंद्र बनाया था पुणे में। तो कभी भी पूछे ललित कला केंद्र पुणे की स्थापना किसने की थी? वो इन्होंने की थी। इनका जो पहला परफॉर्मेंस हुआ था, पहला पहला जो इनका प्रदर्शन हुआ था, पहला लाइव परफॉर्मेंस इनका कब हुआ था? फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस इन 1941। कभी भी पूछे भीमसेन जोशी किस से जुड़े हुए हैं? तो भीमसेन जोशी आपका जुड़े हुए हैं साथी आपका किससे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से। हिंदुस्तानी कहाँ पर होता है? नॉर्थ इंडिया में या आपका साउथ इंडिया में होता है? क्या बोलोगे? हिंदुस्तानी जो साथी आपका क्लासिकल सिंगिंग है, और उसकी भी एक स्टाइल है आपका ख्याल, ये उससे जुड़े हुए हैं। किससे? ख्याल से ये जुड़े हुए हैं, ख्याल से जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला म्यूजिशियन कौन है जिसका जिसकी आपका आगमन का या जिसके कॉन्सर्ट का प्रचार यूएसए में पोस्टर लगा लगा करके किया गया था? तो वो भीमसेन जोशी ही हैं। ठीक है, भीमसेन जोशी हैं। जैसे ये नाम आया था पंडित जसराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत पूछा जाता है। पंडित जसराज, इनको पद्म विभूषण मिला सन 2000 में। कब मिला? पद्म विभूषण सन 2000 में मिला। और याद रख लेना, इनकी एक म्यूजिक एल्बम है जिसका नाम है संगीत हवेली। क्या बोलोगे? संगीत हवेली किसकी म्यूजिक एल्बम है? संगीत हवेली, वो इन्हीं की है। और कभी भी पूछे संगीत में सबसे लंबा कैरियर किसका रहा है म्यूजिक में? तो 75 ईयर्स वो भी पंडित जसराज का रहा है, जो भारत में किसी और के हिस्से में नहीं आया है कि 75 साल तक का उनका कैरियर रहा हो, 75 साल का। क्या बोलेंगे? संगीत हवेली एल्बम के साथ। वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार किस संतूर वादक को मिला था? तो तरुण भट्टाचार्य, ये भी संतूर से संबंधित हैं सभी। शिव कुमार शर्मा भी, सतीश व्यास भी, अभय सोपारी भी। लेकिन मिला किसको था? शिव कुमार शर्मा को मिला था, शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का पद्म विभूषण याद रखिए 2001 है। और इनका पद्म श्री भी याद रखना, बहुत बार एसएससी ने पूछा, 1991। एक हमको याद रखना है, इनकी म्यूजिक एल्बम का क्या नाम है? बताओ जी। इनकी म्यूजिक एल्बम का नाम है आपका कॉल ऑफ वैली। क्या? कॉल ऑफ वैली म्यूजिक एल्बम इन्होंने लिखी दो लोगों के साथ मिलके। इसमें एक तो आपका HP चौरसिया, बताओ चौरसिया जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? और एक ब्रजभूषण काबरा इनके सहयोगी रहे थे। तो ये भी बताओ, ब्रजभूषण काबरा जी जो हैं ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाने जाते हैं? तो आपका क्या बोलोगे? जो हरिप्रसाद चौरसिया भैया, उनको तो जाना जाता है बांसुरी के लिए, बांसुरी के लिए। और ब्रजभूषण काबरा को जाना जाता है गिटार के लिए। किसके लिए? गिटार के लिए जाना जाता है। तो ये इनके सहयोगी हैं, और इनके साथ में ही ये एल्बम आई इनकी, कॉल ऑफ वैली। एक दूसरी और एल्बम इनकी बहुत चर्चित है, क्या बोलोगे? 100 स्ट्रिंग्स ऑफ, क्या बोलोगे? ए जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ए जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स। 100 का मतलब 100, और स्ट्रिंग्स मतलब तार। तो संतूर में कितने तार होते हैं संख्या में? बताओ, संतूर में कितने तार होते हैं? संतूर में कितने तार होते हैं? तो आप कहोगे भैया ये आपका संतूर में 100 तार होते हैं। कितने? 100 तार होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने भी सोपोरी हैं याद रख लेना। तो कैसे याद रखते थे हम इसको? संतूर से याद रखते थे। संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन करते हैं, भजन। तो भजन से और कौन आपको ना याद आते हैं? भजन सोपोरी। क्या आते हैं? भजन सोपोरी। और बताइए और कौन व्यक्ति है? रुस्तम सोपोरी। रुस्तम सोपोरी, ये सब कौन से घराने से जुड़े हुए थे? बताओ, रुस्तम सोपोरी किस घराने से जुड़े हुए? तो रुस्तम सोपोरी का जो घराना है, बहुत पूछा जाता है, रुस्तम सोपोरी का घराना है सूफियाना घराना। कौन सा? ये आपका सूफियाना घराने से संबंधित है, सॉरी, सूफियाना घराने से संबंधित है। और कभी भी पूछे आपसे, आपका संतूर किसकी बात कर रहे हैं हम? संतूर की। उल्हास बापट का नाम पूछा जाता है। उल्हास बापट का संबंध किससे है? या आपसे पूछ ले, उल्हास बापट के साथ में पार्थो राय चौधरी। उल्हास बापट और आपका पार्थो राय चौधरी का संबंध किससे है? पार्थो राय चौधरी का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे उनका संबंध है आपका संतूर से। किससे? संतूर से उनका संबंध है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया राधे कृष्णा जी, एकदम ठीक आंसर आपने दिया है, बहुत खूब, बहुत शानदार। विपिन कुमार जी,
किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का मतलब क्या होता है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मुझे बताओ भारत के टोटल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जिसको हम आईसीएच कहते हैं उनकी संख्या कितनी है? कुल आईसीएच बताओ पहले तो, कुल आईसीएच देश में कितने हैं? कुल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत देश में 15 हैं। और यूनेस्को तो आप जानती हैं, यूनेस्को की साइट टोटल कितनी है? वो 43 हैं। वो क्या है? वो विश्व धरोहर स्थल है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये हम बात करें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। तो रामलीला को कब शामिल किया गया था? 2008 में। और 2008 में क्या शामिल हुआ था? तो इसी दिन आपका वैदिक मंत्र, जितने भी हमारे वैदिक चैंट्स हैं, वैदिक चैंट्स हैं, एंड आपका जो कुडियाट्टम साथी आपका थिएटर होता है, कुडियाट्टम कहाँ का थिएटर है बताओ? कुडियाट्टम, तो कुडियाट्टम केरला का है, डबल टैप वहीं की पहचान है। वैसे भी क्या बोलोगे? केरला का है आपका, केरला का। जरूरी नहीं है सभी डबल टैप आपका केरल का हो जाए। 2010 में क्या हुआ था आपका? छऊ, छऊ किस राज्य का है बताओ? कितने राज्यों में होता है छऊ? छऊ कितने राज्यों में होता है? कालबेलिया, कालबेलिया किस राज्य से संबंध है? और साथ में आपका मुदियेट्टू केरल का, क्या बोलोगे? मुदियेट्टू, मुदियेट्टू। ये तीनों के तीनों कब शामिल हुए थे आपका? मुदियेट्टू। तो ये तीनों 2010 में। तो छऊ 3 राज्यों में होता है आपका। मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है? मयूरभंज छऊ होता है आपका उड़ीसा में, है ना। एक आपका सरायकेला छऊ होता है झारखंड में, और आपका पश्चिम बंगाल में कौन सा छऊ होता है? पुरुलिया छऊ होता है। कालबेलिया कहाँ का है आपका? कालबेलिया, काल बुला लिया राजा के स्थान पे जाके, ये राजस्थान का है, राजस्थान का है। तो राजस्थान में कौन है, कौन सी जनजाति कालबेलिया से जुड़ी हुई है? कौन सी जनजाति है जो कालबेलिया से जुड़ी हुई है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। तो आप क्या बोलोगे? भैया कालबेलिया से जुड़ी हुई है आपका, परफेक्ट आंसर है सबका, सपेरा जनजाति, सपेरा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। मुदियेट्टू हो गया आपका। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे जो रम्माण है वो कहाँ के नाटक हैं? रम्माण, तो रम्माण है आपका उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र का। कहाँ का? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का। ये आईसीएच में कब शामिल हुआ था बताओ? रम्माण को कब शामिल किया गया था? 2009 में। ठीक है। एक साथी आपका मणिपुर में संकीर्तन होता है, संकीर्तन हमने आपको बताया भी था, लाई हरोबा, रासलीला और संकीर्तन, ये किसकी शैली है? मणिपुर की। तो इसको कब शामिल किया गया था संकीर्तन मणिपुर को? तो ये शामिल किया गया था 2013 में, 2013 में। नवरोज और योग एक साथ शामिल हुए थे, बताओ कब? नवरोज और योग को आईसीएच में कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 2016 में। समझ पा रहे हो ना? आईसीएच, आईसीएच का मतलब है जिनको आप अमूर्त, यानी आप इनको छू नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे ताजमहल है वो तो मूर्त है, उसको छू सकते हैं आप, ये अमूर्त है, इसको छू नहीं सकते हैं। जैसे योग को क्या आप स्पर्श कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं। कुंभ को कब शामिल किया गया था? कुंभ को शामिल किया गया था 2017 में। दुर्गा पूजा कब शामिल हुई थी? ये 14वीं है, ये पूछी जाती है, 14वीं आईसीएच है, 14वें नंबर की। तो दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुई थी। और 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आप मुझे बताएं कौन सी है? 15वीं आईसीएच है गरबा। और गरबा कहाँ पर होता है? ये आपका गुजरात में होता है। भाई गरबा एक डांस है, तो उसको छू थोड़ी ना लोगे आप, टच कर लोगे क्या? नहीं भैया, टच नहीं कर सकते, इसीलिए इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल है, ना छूने योग्य है ना। तो गरबा गुजरात का आपका 15वीं आईसीएच है। तैराकी में लैन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? न्यूनतम चौड़ाई, कम से कम इतनी चौड़ाई तो होगी ही होगी आपका स्विमिंग में, बताएं जी कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम विथ ऑफ द लेन इन द मीटर्स इन स्विमिंग? तो कितना होता है आपका? 2.13 मीटर होगा। क्या बोलेंगे? 2.13 मीटर ये मिनिमम होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर हम पूछे ओलंपिक में कितना होता है ये, तो ओलंपिक में अगर मिनिमम की बात करें, ओलंपिक में ये होता है 2.50 मीटर। कितना होता है? 2.50 मीटर होता है आपका, किसमें? ओलंपिक में होता है, ओलंपिक में। अगर हम आपसे पूछें तैराकी में जो लेंथ इनटू ब्रेथ पूछा जाता है आपका, जो साथी आपका वहाँ पर पूल है, तो वो 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा होता है। क्या बोलेंगे? 50 मीटर। इसमें कुल लेन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो कुल लेन इसमें हम कहेंगे, कुल लेन होती है इसमें 10। अब एक पूछेंगे कि आपका तैराकी से एक वर्ड होता है स्ट्रोक, तो कितने स्ट्रोक होते हैं तैराकी में बताओ एक बार? तो तैराकी में स्ट्रोक कितने होते हैं? स्ट्रोक, तो याद रखना तैराकी में जो स्ट्रोक होते हैं उनकी संख्या होती है आपका 4, 4 स्ट्रोक होते हैं। कैसे? एक तो बैक, पीछे की तरफ बैक स्ट्रोक हो गया। ठीक है, बैक स्ट्रोक। एक छाती के बल आगे बढ़ने वाला जो ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, क्या? ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है। एक आपका फ्री स्टाइल होता है, फ्री स्टाइल। कौन सा?
फ्री स्टाइल स्विमिंग होता है आपका, और एक इसमें होता है बटरफ्लाई। कौन सा होता है? बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई होता है ना। अब हम आपसे पूछेंगे तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, बताओ। ओलंपिक में कब शामिल किया गया था तैराकी को? तो तैराकी आप बोलेंगे, तैराकी ओलंपिक में कब शामिल हुई थी? तो 1896 में। हालांकि महिलाओं के लिए बहुत बाद में इसको शामिल किया गया। तैराकी के लिए इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तैराकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ ये आपका ओलंपिक में? तो ये 1896 में। महिलाओं वाला वो 1912 में हुआ था, उन 1896 में, 1896 में। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, शब्दावली कौन सी है तैराकी की, कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है। कौन से वर्ड्स इससे जुड़े हुए हैं? जैसे स्प्लिट्स का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे यहाँ पर? स्प्लिट्स का संबंध किससे है? इंग्लिश में लिख लो, स्प्लिट्स का संबंध किससे है? स्प्लिट्स का, ठीक है, स्प्लिट्स का। फिलिप का संबंध किससे है? फिलिप का, इसी से है। कॉल रूम का संबंध किससे है? कॉल रूम, कॉल रूम का संबंध इसी से है। टंबल का संबंध किससे है? टंबल, तो वो आप कहोगे भैया तैराकी से उसका संबंध है, तैराकी से उसका संबंध है। अब हमें बताओ तैराकी में सबसे बड़ा नाम किस खिलाड़ी का, पूरी दुनिया में किसका खिलाड़ी का नाम है? बताइए जी, फटाफट से आंसर करें। तो आप कहोगे भैया, जैसे हम आपसे पूछ लें गोल्डन शार्क के नाम से किसको जाना जाता है? गोल्डन शार्क कहा जाता है, या इसी को भैया गोल्डन फिश भी कहा जाता है। गोल्डन फिश भी किस देश का ये आपका तैराक है? गोल्डन फिश बोलते हैं। द बाल्टीमोर बुलेट भी कहा जाता है, द बाल्टीमोर। पूछा जाता है द बाल्टीमोर बुलेट किसको कहा जाता है? तो बाल्टीमोर बुलेट कहा जाता है आपका किसको? बोले जी फटाफट से। तो आप कहोगे ये सारे नाम हैं माइकल फेल्प्स के। किसके? माइकल फेल्प्स। कितने गोल्ड जीत रखे हैं इसने अकेले ने? तो माइकल फेल्प्स ने भैया आपका कितने, टोटल 28 मेडल जीत रखे हैं, 28 मेडल, जिसमें से 23 गोल्ड हैं, 23 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि 23 तो उसके गोल्ड हो गए, और 3 हो गए उसके सिल्वर, और आपका 2 हो गए उसके आपका क्या, ब्रॉन्ज हो गए, ब्रॉन्ज हो गए, ब्रॉन्ज। ये बात याद रख लेना। अच्छा, माइकल फेल्प्स की बुक का नाम बता सकते हैं आप क्या? इसकी बुक का क्या नाम है? बताओ जी, कौन बता पाएगा? माइकल फेल्प्स की बुक का क्या नाम है? तो माइकल फेल्प्स की बुक का नाम है बीनीथ द सरफेस। क्या बोलोगे? बनीथ द सरफेस किसकी बुक है? बनीथ द सरफेस किसकी बुक है? तो वो आपका माइकल फेल्प्स की बुक है। किस देश का तैराक है ये? यूएसए का तैराक है। किसका है? यूएसए का तैराक है, यूएसए का, है ना, ये बात याद रखना। यूएसए का एक तैराक है, बोलेंगे। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ जो होती है, बाधा दौड़ समझ रहे हैं, हर्डल रेस होती है, इसमें आपका कूदना पड़ता है एकदम से। भैया भीमसेन जोशी 2009 होगा ना बच्चा, 2008 आएगा या 2009 सबसे, क्योंकि इनके नाम की घोषणा आपका 2008 में हुई और मिला इनको कब? आपका 2009 में मिला। तो वो एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा 2008 आया कि 2009 आया भीमसेन जोशी का। दोनों आंसर एसएससी के द्वारा ही करेक्ट माने गए, 2008 भी और 2009 भी, तो कभी भी मतलब सेम नहीं आएगा, है ना, याद रखना। सेम आया तो फिर उसको क्वेश्चन मार्क टू ऑल देना पड़ेगा, फिर सबको क्वेश्चन दे नंबर मिलेगा, है ना। थम्स अप करो जी, बात समझ में आ गई। बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी दूरी होती है आपका? 8.50। कितना? 8.50 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यानी कि जो पहली बाधा होती है, पहली बाधा वो 8.5 पर होती है क्या? नहीं, पहली बाधा दूर होती है 13 मीटर पर। जो पहली हर्डल होगी वो 13 मीटर दूर आएगी, और जो अंतिम लास्ट हर्डल होगा, जो अंतिम बाधा होगी, अंतिम बाधा, वो याद रख लेना, वो साथी आपका लास्ट लाइन नहीं बोलते, उसको बोलते फिनिश लाइन। फिनिश लाइन से किससे? फिनिश लाइन से, फिनिश लाइन से पहले ही होगा, और 10.5 मीटर दूर होगा, 10.5 मीटर दूर होती है वो, ठीक है। यानी कि दौड़ यहाँ खत्म होनी है तो इससे 10.5 पहले हो जाएगी। तो ये दो में अंतर आता है, तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं। और वैसे जर्नली कितना होगा? तो 8.50 मीटर होगा, 8.50 मीटर होगा। अगर पूछे महिलाओं की, एक तो 100 मीटर बाधा दौड़ होती है, और कौन सी होती है? क्या 400 मीटर भी होती है? आप कहोगे हाँ भैया 400 मीटर भी होती है, 400 मीटर भी होती है, ठीक है। पुरुषों में होती है, 100 मीटर नहीं होती? बताओ जी फटाफट से। पुरुषों में जब पैन गिर जाए हाथ से, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं भैया ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पुरुषों की 100 मीटर होती है कि नहीं होती? बताओ फटाफट से। पुरुषों की, तो पुरुषों में होती है 110। कितना होता है? 110 और 400 होता है, 110 और 400 मीटर होता है पुरुषों में, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, जब 400 मीटर की दौड़ हो, 400 मीटर बाधा दौड़ हो, यानी 400 मीटर की जब हर्डल रेस हो, तब क्या होगा? ये तो 100 मीटर वाली बात हम कर रहे थे। तो यहाँ पे याद रख लेना, जब कभी भी हर्डल होता है ना, हर्डल, दूरी तो इसी तरह से रहेंगी, ठीक है, लेकिन जो हर्डल रहेगा यानी कि जो बाधा है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है, ये आपको बताना है।
बोलो अभी फटाफट से, कितनी ऊंची हर्डल होती है जिसको कूद के जाना पड़ता है? तो वो होती है मेल के लिए और फीमेल के लिए। फीमेल के लिए होती है 76.2 सेंटीमीटर और मेल के लिए वो होती है आपका 91.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना अंतर है दोनों को याद रखना, हर्डल की ऊंचाई दोनों में, मेल में भी सब जगह और आपका फीमेल में भी, ये हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दौड़ से एक क्वेश्चन और बनता है, मुझे बताओ मैराथन की दूरी कितनी होती है? मैराथन, मैराथन दौड़ सबने सुना है, अक्सर आप देखते होंगे मैराथन आयोजित हुई, तो मैराथन जो होती है आपका, जिसको लंबी दौड़ कहा जाता है, तो फुल मैराथन जो होती है वो होती है आपका 42 किलोमीटर की। कितने की? 42 किलोमीटर की होती है। ठीक है, 42 किलोमीटर की, और साथ में आपका लगभग मतलब 42 किलोमीटर 195 गज भी बोलते हैं उसको, 42 किलोमीटर और 195 आपका मीटर भी लिख सकते हैं आपका, उसको बोल देंगे, है ना। और जो हाफ हो जाएगी इसका आधा कर दो एकदम। हाफ कितनी हो जाएगी बताओ फटाफट से कमेंट करके अब, हाफ कितनी हो जाएगी इसका आधा कर दो। तो हाफ कितनी हो जाएगी इसका? जस्ट आधा कर दीजिए, जस्ट आधा कर दीजिए। ओके, तो इसको बोल देंगे हम हाफ मैराथन हो जाएगी। माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता का आत्मकथात्मक पाठ या टेक्स्ट है? किसने लिखा है माई कंट्री माई लाइफ? तो आप कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसको लिखा है। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न रहे 2024 में, हाँ या ना? हाँ या ना आप कहोगे हाँ जी 2024 में रहे, और ये 50वें भारत रत्न प्राप्त करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बनेगी, 50वें भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? भारत रत्न प्राप्त करता है। ठीक है, किस बात के अचीवर हैं? 15th भारत रत्न इनको मिला। शरद पवार की बुक है ऑन माई टर्म्स, ऑन माई टर्म्स किसकी बुक है? तो वो शरद पवार की बुक है, ऑन माई टर्म्स, ऑन माई टर्म्स। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब क्या है? क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। नरेंद्र मोदी की किताब बताओ, नरेंद्र मोदी की किताब कौन सी है? नरेंद्र मोदी जी की किताब है आपका अबोर्ड ऑफ लव। क्या बोलोगे? अबोर्ड ऑफ लव, अवॉर्ड ऑफ लव। एक आपका साक्षी भाव है, और एग्जाम बच्चों के लिए लिख दिया था इन्होंने, कठिन प्रश्नों को पहले कर लो एग्जाम में। एग्जाम वॉरियर्स, बड़ी खिल्ली उड़ी थी इनकी कि भैया ऐसे कैसे कठिन प्रश्नों को पहले ढूंढो फिर उनको करो। तो ये तो गड़बड़ की बात है, बच्चे का माइंड सेट थोड़ा कमजोर हो जाएगा, उसको घबरा जाएगा वो। तो बोलेंगे आपका, तो शायद मोदी जी ने कोई पेपर वेपर नहीं दिया, ऐसा होगा, है ना। नहीं, मोदी जी पेपर देते तो उनको पता होता कि क्या स्ट्रेस लेवल होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बुक्स मैं आपसे पूछूंगा, कुछ बुक्स आपसे पूछेंगे, कुछ बुक्स में, जैसे कि आपका एक बुक है, मुझे बताओ माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी है? माई लाइफ माई मिशन ये किसकी है? बताएंगे जी फटाफट से। माई लाइफ माई मिशन, माई लाइफ माई मिशन ये है आपकी बाबा रामदेव की। किसकी है? बाबा रामदेव की बुक है, बाबा रामदेव की बुक है। ठीक है, बाबा रामदेव की। अच्छा, माई टाइम्स किसकी है? माई टाइम्स बताओ फटाफट से, माई टाइम्स किसकी बुक है? तो वो है जेबी कृपलानी की बुक। किसकी है? जेबी कृपलानी। माई टाइम्स बहुत पूछी जाती है ये भी, माई टाइम्स, टाइम नाम से जितनी भी किताबें, माई टाइम्स माई लाइफ किसकी है बताओ? माई टाइम्स माई लाइफ, माई टाइम्स माई लाइफ जिन्होंने दिल्ली को एक नई दिशा दी थी, उनका नाम है शीला दीक्षित। क्या बोलोगे? शीला दीक्षित की बुक है, शीला दीक्षित की बुक है, शीला दीक्षित की बुक है। ओके, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? द रेस ऑफ माई लाइफ, क्या बोलोगे? द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी बुक है? तो रेस ऑफ माई लाइफ ये है मिल्खा सिंह की किताब। किसकी है? मिल्खा सिंह की किताब है, मिल्खा सिंह की किताब है। माई लाइफ एंड स्ट्रगल किसकी है? माई लाइफ एंड स्ट्रगल किसकी है? माई लाइफ एंड स्ट्रगल किसकी है? वो है अब्दुल गफ्फार खान की। किनकी? अब्दुल गफ्फार खान जी को हम किस नाम से जानते हैं और बताओ जरा? अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, बच्चा गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। आप मुझे बताओ, एक बुक है बहुत चर्चित, माई लाइफ माई रूल्स किसकी है? माई लाइफ माई रूल्स किसकी बुक है? माई लाइफ माई रूल्स ये किसकी बुक है? अगर आपने इसको बता दिया तो आपकी कमांड बहुत खतरनाक है फिर जीके पर। क्या बोलेंगे? ये भैया सोनिया गुलानी की बुक है। किसकी है? सोनिया गुलानी की बुक है, सोनिया गुलानी की बुक है, ये आपको पता होनी चाहिए, सोनिया गुलानी की बुक है। ओके, नेक्स्ट। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक लोक बटुआ का संरक्षक माना जाता है? लोक बटुआ बोले तो जो पब्लिक फंड होता है, क्या होता है? पब्लिक फंड। हु इज द क्यूरेटर फॉर पब्लिक फंड? पब्लिक फंड के लिए कौन आपका संरक्षक है? तो वो है कैग, कंप्यूटर कम, क्या बोलोगे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किस आर्टिकल में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? फटाफट से बताओ। तो इसके लिए भैया आपका आर्टिकल 148 है। कौन सा है? आर्टिकल 148 है।
और आर्टिकल 149 में क्या बताया गया है, इसकी पावर्स को बताया गया है, बहुत बार पूछा जाता है। पावर्स एंड फंक्शंस इसके बताए गए, यानी उसके शक्ति और कार्य को बताया गया, शक्ति और कार्य को बताया गया, ठीक है। और रिपोर्ट किस आर्टिकल में है इसकी, आर्टिकल 151 में ये अपनी रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट देता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, कैग ने जो रिपोर्ट दे दी, कैग ने जो रिपोर्ट दे दी उसकी जांच कौन करेगा, कौन सी आपका कमेटी है जो इसकी रिपोर्ट की जांच करती है, जो इसकी रिपोर्ट आती है तो उसकी रिपोर्ट की जो साथी आपका जांच होती है वो किसके द्वारा होती है, कैग की रिपोर्ट की जांच तो वो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, किसके द्वारा, लोक लेखा समिति द्वारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा होती है, पीएसी। पीएसी कितने सदस्य होते हैं पीएसी में बताओ, जो आपका लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, फटाफट से बोले, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होंगे, 22 सदस्य होते हैं भैया, एकदम से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। मुझे बताओ, जो आपका महालेखा नियंत्रक और महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक होता है, इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कार्यकाल कितने वर्षों का होगा जनरली इसका, तो इसका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो जाएगा, जो भी पहले हो जाएगा उसी को साथ ही काउंट कर लेंगे, ये आपका टेन्योर होता है। पहले पहले कैग कौन है हमारे देश के, तो पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं आपके, क्या बोलोगे, के नरहरि राव, क्या, के नरहरि राव हैं, के नरहरि राव आपका पहले कैग हैं। और वर्तमान में कैग कौन है आपका, वर्तमान में बताओ फटाफट से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है वर्तमान में, तो वो हैं के संजय मूर्ति, क्या बोलोगे, के संजय मूर्ति हैं आपका, कौन है जी, के संजय मूर्ति वर्तमान में है आपका, वर्तमान में। और 1858 एक्ट से कौन बने थे, 1858 एक्ट से बने थे, कैनिंग के टाइम पे कौन बने थे बताओ, कैनिंग के टाइम पे बनाया गया था एडमंड ड्रमंड को, किसको, एडमंड ड्रमंड को बनाया गया था, एडमंड ड्रमंड को बनाया गया था, ये बात याद रख लेना। नियुक्ति कौन कराएगा आपका कैग की, इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, कैग का नियुक्ति बोल ले आपसे, या शपथ बोल दे, ओथ जो होता है, या रेजिग्नेशन, तीनों एक चीज को, तीनों किसी एक व्यक्ति को, तो प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इसको ये किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसको किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो पद और एक इसका प्रतिवेदन, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिवेदन को, प्रतिवेदन को ये साथी आपका, प्रतिवेदन को किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत, ओके, किस आर्टिकल के तहत बताओ जी, निम्नलिखित में से कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग एक, संघ लोक सेवा आयोग क्या है बताएं भी फटाफट से, संघ लोक सेवा आयोग क्या है भैया, 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, बहुत कमाल, मुझे बताएं फटाफट से, सारे लोग बताएं क्या बोलेंगे, कौन सा सही है। एक साथी ने बहुत ठीक बताया है भैया, खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 में मिला था, बहुत कमाल, वेरी गुड वेरी गुड। विनय यादव जी, लव यू टू मेरे भाई। यह एक नियामक संगठन है, संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है या नहीं है, बिल्कुल है संवैधानिक निकाय, क्यों नहीं है, किस भाग में आए संविधान के, भाग 14 में है, भाग 14 में है। अब मुझे बताओ फटाफट से, ये भाग 14 में है या नहीं है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है बताओ जरा फटाफट से, तो क्या बोलेंगे, ये आपका आर्टिकल, आर्टिकल भैया 323 से 300, सॉरी 323 में तो आपका फिर 324 से 29, 300 निर्वाचन आयोग हो गया, 315 से, क्या बोलोगे, 315 से लेकर के 323 तक होता, 323 तक होता है। अच्छा मुझे बताओ, जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं, यूपीएससी के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, यूपीएससी के जितने भी सदस्य होंगे, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी सदस्य होंगे, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उनका अपॉइंटमेंट होता है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। कितने दिनों के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो वही 6 या 65 वर्ष में से जो पहले हो जाए। और रिजाइन भी किसको करेंगे, आपका अगर त्यागपत्र भी इनको देना है तो त्यागपत्र रिजाइन किसको करेंगे, तो राष्ट्रपति को ही देंगे, राष्ट्रपति को ही अपना रेजिग्नेशन ये सौंपते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, यूपीएससी के लिए आपने ली आयोग का नाम सुना होगा सबने, तो ली आयोग का गठन कब हुआ था ये आपको बताना, ली कमीशन, ली कमीशन, तो ली आयोग बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ली आयोग आप कहेंगे, इसका गठन हुआ था भैया 1926 में, कब हुआ था, 1926 में 1 अक्टूबर को। फिर 1935 से आपको पता ही होगा, 1935 से 1950 तक रहा था एफपीएससी,
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या रहा था? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रहा था। और 1950 से क्या हो गया था? ये 1950 से इसको यूपीएससी कर दिया गया था, यूपीएससी। अब हम आपसे पूछेंगे यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? भाव्या ने सबसे अच्छा आंसर दिया है 1 अक्टूबर 1926, विद डेट बताया, डेट भी पूछी जाती है इसकी। अच्छा, यूपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे, पहले प्रेसिडेंट कौन रहे थे यूपीएससी के? तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष रहे थे रॉस बारकर। क्या रहे थे? रॉस बारकर रहे थे, रॉस बारकर रहे थे। और मुझे बताओ यहाँ पर फटाफट से पहले इंडियन कौन थे जो अध्यक्ष रहे थे? पहले इंडियन अध्यक्ष कौन थे? तो पहले इंडियन अध्यक्ष थे एच के कृपलानी। कौन थे? एच के कृपलानी थे आपका। 1947 से 1949 रहे थे, 1947 से 1949 रहे थे, ठीक है। पहली महिला बताओ मुझे फटाफट से, पहली पहली महिला, पहली महिला कौन थी आपका जो रही थी? तो पहली महिला थी आपका रोज मिलियन बैथ्यू। कौन? रोज मिलियन बैथ्यू, पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम। रोज मिलियन, रोज मिलियन बैथ्यू पहली महिला अध्यक्ष हैं किसकी? आपका यूपीएससी की। और वर्तमान में कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष अगर आपसे पूछें? सबका आंसर परफेक्ट आना चाहिए, इतनी करंट अफेयर्स में तुम्हारी मजबूत मानता हूँ सबकी कि हाँ तुम्हारी जबरदस्त कमांड है एक, ठीक है। उसमें तुम 100% हो और मैं उसमें 1% हूँ। बताओ फटाफट से। अजय कुमार, ये हुई ना बात। अजय कुमार है भैया, अजय कुमार है। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य लोक सेवा आयोग, अभी हम बात कर रहे थे किसकी? अभी हम बात कर रहे थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की। अभी हम बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो सदस्यों की संख्या संविधान ने निर्धारित की हुई है? नहीं भैया, राज्यपाल तय करेगा हमेशा। राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है? नहीं भैया, ये किसके? केंद्र के पास में है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है, एकदम से सही बात हो जाएगी। क्या बोलोगे? क्या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 65 तक रहते हैं? बताओ 65 रहेंगे क्या? नहीं, यूपीएससी के रहेंगे, ये तो 62 तक रहेंगे। कब रहेंगे? 62 तक। अब हमने आपसे पूछा यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी किसी राज्य का होता है या नहीं होता? बताओ। जैसे यूपी का क्या होगा? यूपी पीएससी होगा, ठीक है, यूपी पीएससी होगा, एमपी पीएससी होगा। तो ये सब किस में है आपका? तो ये है आर्टिकल 315 में। किस में है? आर्टिकल 315 में है। इनकी जो सबका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, वो अगले ही आर्टिकल से होती है। अपॉइंटमेंट किससे होगा इनका? आर्टिकल 316 से होगा, 316 से होगा। कभी भी पूछे यूपीएससी और आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके कार्य कहाँ पर बताए गए हैं, इनके कार्य क्या होंगे, तो इन सब कार्यों को आर्टिकल 320 में बताया गया है। अच्छा, इन सब की यूपीएससी और एसपीएससी की रिपोर्ट किस में बताई गई है आपको बतानी है। रिपोर्ट किस आर्टिकल में? जबरदस्त तरीके से बताएं। राष्ट्रपति को रिपोर्ट जाती है आर्टिकल 323 के तहत। किसके? आर्टिकल 323 के तहत जाती है, ठीक है। बोलो भाई सही, क्या बोलेंगे? आर्टिकल 323 के तहत जाती है। सर जी सही गलत में गलती बहुत हो जाती है, ध्यान से पढ़ोगे दोस्त, कम चांसेस होंगे, है ना। ध्यान से उसको ओवरकम करना है। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का क्या संबंध है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्योंकि मूल संविधान में तो इसके बारे में बात नहीं थी, तो ये आर्टिकल 323 ए में बताया गया है, ठीक है। ये किस में आता है? आपका भाग 14 में आ जाता है। भाग 14 में जैसे ही आपका यूपीएससी खत्म होता है 323, उसके तुरंत बाद ये है। और ये किस संविधान संशोधन से जुड़ा था? तो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 से प्रशासनिक अधिकरणों को जोड़ा गया था, ठीक है, इससे जोड़ा गया था, ये बात याद रखना। प्रशासनिक अधिकरण के बारे में 42वें, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इधर समाचार पत्र लिखे हुए हैं और उसको आरंभ करने वाला या प्रकाशक कौन था? तो लीडर समाचार पत्र का संबंध किससे है? बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध किससे है? इंडिपेंडेंट किसका है? और जस्टिस किसका है? जस्टिस किसका है बताएंगे भी फटाफट से। तो लीडर तो मदन मोहन मालवीय जी का ही है, लीडर तो मदन मोहन मालवीय का ही था एकदम से। बॉम्बे क्रॉनिकल ये फिरोज शाह मेहता नरम दल वाले इनका था। इंडिपेंडेंट जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू का था। और जस्टिस किसका था? ये टीएम नायर का था। किसका था? टीएम नायर का था। तो क्या बन जाएगा? 1 2 4 3 बन जाएगा, 1 2 4 3 बन जाएगा। मुझे बताओ कुछ अखबार हम आपसे पूछेंगे, जैसे सुधारक बताओ, सुधारक किसका समाचार पत्र था? सुधारक, सुधारक समाचार पत्र से किसका संबंध है? तो सुधारक से आप कहेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध है, गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध है। आप हमें बताओ वॉइस ऑफ इंडिया किसका समाचार पत्र था? वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया से किसका संबंध है? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी, भैया याद रखना, दादा भाई नौरोजी थे। वंदे मातरम किसका अखबार था? वंदे मातरम,
वंदे मातरम से किसका संबंध जुड़ा रहा? तो अरविंद घोष का रहा, अरविंद घोष का संबंध रहा, अरविंद घोष का। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे एक तहजीब उल अखलाक। तहजीब, तहजीब अखलाक याद रख लीजिए, या तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक किसका है? तो ये था सैयद बहादुर, सॉरी वो थे सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान बताओ किस कॉलेज से संबंध रहे? सैयद अहमद खान का संबंध किस कॉलेज से रहा? तो आपको याद रखना है, हमेशा एक कांग्रेस के विपक्ष में थे, ठीक है, और अंग्रेजों को समर्थन देते थे। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में इन्होंने एक आपका अलीगढ़ में स्कूल बनाया था। वो स्कूल कौन सा था आपका? 1875 में बना था, अलीगढ़ स्कूल 1875 में, जिसे बाद में अलीगढ़ आपका मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज में बदल दिया गया था, और वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना बाद में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस ईयर में बनी? परफेक्ट सा आंसर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस ईयर में बनी थी? तो 1920 में बनी थी, 1920 में बनी थी। अल हिलाल किसका अखबार था बताओ? अल हिलाल, तो अल हिलाल था आपका अबुल कलाम आजाद का। किनका? अबुल कलाम आजाद। बताओ आजाद भारत में इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला था सबसे शुरुआत में? अबुल कलाम आजाद रहा था, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। एक हमें आप बताओ, द नेशनल हेराल्ड किसका था? द नेशनल हेराल्ड, द नेशनल हेराल्ड किसका था? क्योंकि इसके वर्जन बहुत आए थे। नेशनल हेराल्ड ये है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। और इसका पब्लिकेशन भी याद रख लेना, ये 1938 का था, क्योंकि इसी का जो हिंदी अनुवाद था, इसका जो हिंदी में ये संस्करण आया, इसका जो हिंदी एडिशन आया उसका नाम था नवजीवन। हिंदी संस्करण कौन सा था इसका? नवजीवन। और अगर कभी पूछे इसका जो उर्दू संस्करण आया था, उर्दू संस्करण, उसका क्या नाम था? तो इसका जो उर्दू में एडिशन आया था उसका नाम था कौमी आवाज। तो पूछा जाता है कौमी आवाज किस अखबार का आपका साथी, किस अखबार का कौमी जो साथी आपका आवाज जो है किस अखबार का ट्रांसलेशन था? तो वो है द नेशनल हेराल्ड, उसका उर्दू संस्करण था, उर्दू संस्करण था। ओके, नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की, ये भी बताएं आप। तो गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। और किस वर्ष में की थी लाला हरदयाल ने? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी 1913 में। और कहाँ पर हुई थी ये स्थापना? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे भैया सैन फ्रांसिस्को है आपका कहाँ पर? यूएसए में स्थित है, यूएसए में। और यूएसए किस महासागर के किनारे पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तो इसको प्रशांत महासागर का हिंदी तट भी कहा गया। तो जब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की तो पहले अध्यक्ष किसको बनाया था गदर पार्टी का? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। गदर पार्टी के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? केसर सिंह थतगढ़। और फिर लाला हरदयाल के पास में कौन सा पद था? तो लाला हरदयाल के पास में पद था आपका, बताओ फटाफट से, कौन सा? महासचिव का पद था, महासचिव। चटगांव शस्त्रागार छापा जो पड़ा साथी, ये 1930 का है। कब का है? ये 1930 का है, 1930 का। और इसके जो आयोजक थे ये थे आपके मास्टर सूर्य सेन। कौन थे? मास्टर दा, मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता है। यह सूर्य सेन एक टीचर थे, लेकिन इनके साथ में बहुत सारे क्रांतिकारी जुड़ गए थे। और चटगांव बांग्लादेश में आज पड़ता है, वहां पर अंग्रेजों के शस्त्रागार से शस्त्र इन्होंने छीन लिए थे। बर्लिन में एक इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बनी थी, ये बनी थी आपका 1916 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1916 में बनी थी, ठीक है। केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था, ये फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। कब? 8 अप्रैल 1929 को। कौन थे इस बम को फेंकने वाले? तो आप क्या बोलेंगे? ये थे भगत सिंह जी थे, एक तो सरदार भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी। और उनके सहयोगी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त जी थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त जी थे आपका, बटुकेश्वर, बटुकेश्वर दत्त जी थे इसमें, ये बात याद रख लेना है। अच्छा, ये जो बम फेंके गए थे असेंबली में, कौन से दो बिल का विरोध कर रहे थे? दो बिल थे, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल, क्या बोलेंगे किसका विरोध कर रहे थे? इसमें जो विरोध जताया था इन्होंने, लो इंटेंसिटी के बम थे, किसी को घाटा नुकसान नहीं हुआ था। तो ये थे आपका, एक तो था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। क्या था? एक तो भैया ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल था आपका, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और आपका एक था इसमें पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या बोलोगे? पब्लिक सेफ्टी बिल। ये दो बिल थे जो भारतीय लोगों के क्या बोले अधिकारों का हनन थे, और इन्हीं के साथी विरोध में बम फेंका गया था। ये 1929 में घटना हुई। तो क्या पूछा है उसने सवाल में? कालक्रम अनुसार तो पहले कौन सी घटना हो जाएगी? गदर पार्टी 1-3,
1342 बन जाएगा, 1342। यानी कि ऑप्शन बी साथी क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शहीद भगत सिंह जी का स्मारक कहाँ पर स्थित है, शहीद भगत सिंह जी का स्मारक बताएं फटाफट से। तो वो फिरोजपुर में है, अमृतसर में है, लुधियाना में है, या फिर आपका गुरदासपुर में है। तो क्या बोलेंगे भैया, वो फिरोजपुर में है। फिरोजपुर में एक जगह पड़ती है सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी, कौन सी नदी, सतलज नदी के किनारे एक जगह है हुसैनी वाला। कौन सी जगह पर है ये, हुसैनी वाला जगह पर है, ठीक है, हुसैनी वाला। कब जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ इनका बताएं, जन्म। तो जन्म हुआ था इनका, आपका जन्म हुआ था भैया 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को कहाँ पर, ग्राम लायलपुर पंजाब में हुआ था। और इनकी साथी जो शहीदी की डेट है वो क्या है, इनकी जो शहीदी की डेट है, शहीदी जो इनकी डेट है वो है 23 मार्च 1931। क्या बोलोगे, 23 मार्च 1931। इन्होंने साथ ही एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम क्या है, बताओ फटाफट से। इनका जो संगठन था उसका नाम है भारतीय नौजवान सभा। क्या बनाई थी, भारतीय नौजवान सभा बनाई थी इन्होंने, भारतीय नौजवान सभा। और उसमें कितने लोग एक्टिव थे, लगभग उस समय पे 5 लाख लोग इस संस्था से जुड़ गए थे, इस सभा से जुड़ गए थे। और ये इन्होंने बनाया था 1926 में। बाद में इसी भारतीय नौजवान सभा का विलय मैंने आपको बताया था किस संगठन में हुआ, तो HSRA में हुआ। किस में हुआ, HSRA में हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें सोशलिस्ट उस समय के समाज, सबसे बड़े समाजवादी या समाजवाद के बारे में विचारधारा रखने वाले व्यक्ति भगत सिंह जी थे। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। एक हमने बम आपको अभी बताया। अच्छा, यहाँ पर एक घटना बताओ हमें, साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन आया था भारत 3 फरवरी 1928 को। कब, 1928 में। किसने किया था साइमन का विरोध किया था, और गो क्या बोलता, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगे, लगा था या नहीं लगा था, किसने लगाया था इसको, पंजाब में कौन लीड कर रहा था, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की लाठियां मार करके हत्या कर दी गई थी। किसने लाठियां मारी थी इनको, बोलो। लाला लाजपत राय को। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था आपका सैंडर्स, और वहां पर आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था आपका कौन, वो था आपका स्कॉट। तो उन दोनों लोगों ने लाठियां मारी, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई। तो क्या बोला था लाला लाजपत राय जी ने, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बन करके उभरेगा। और फिर ये घटना हुई थी आपका 17 नवंबर 1928 को, जब लाला जी की डेथ हुई। भगत सिंह जी ने प्रण लिया 1 महीने के अंदर इसका बदला लेंगे, और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी थी। क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर पूछे सैंडर्स की हत्या किस वर्ष में हुई थी, सैंडर्स की हत्या वो किस वर्ष में हुई, तो सैंडर्स की हत्या हुई आपका 1928 में। क्या बोलोगे, 1928 में, 17 दिसंबर को। 17 नवंबर के बाद में इनकी डेथ के जस्ट पूरे 1 महीने बाद, 1 महीने बाद। ओके, नेक्स्ट आगे आएंगे, बोलो जी। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंब किया था, देरी की थी। कौन से 3 राज्य थे, तो जूनागढ़, मैसूर, मैसूर तो मिल गया था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। देखो जूनागढ़ क्या था, जूनागढ़ को मिलाया गया फिर आपका 9 नवंबर 1948 को। कैसे मिलाया गया था जूनागढ़ को, जनमत संग्रह, क्योंकि यहाँ पर आपका जनमत संग्रह से इसको मिला लिया गया। क्या कहेंगे, जनमत संग्रह से। ठीक है, हैदराबाद में, हैदराबाद को कब मिलाया गया, 24 नवंबर को, अपने बर्थडे के दिन मिलाया गया था इसको, 24 नवंबर 1948 को। और यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन पोलो। क्या हुआ था, ऑपरेशन पोलो के द्वारा वहाँ पर फौज पहुँच गई थी, आपका वर्दी में पुलिस पहुँच गई थी, उसको घेर लिया। जम्मू कश्मीर कैसे मिला था, ये विलय पत्र से मिला था। किससे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, जब पाकिस्तान ने PPOK को घेर लिया था। ठीक है, और कौन थे जम्मू कश्मीर के महाराज, ये आप मुझे बताएं। तो वो विलय जो हुआ वो हुआ 26 अक्टूबर 1947 को। जम्मू कश्मीर के महाराज थे यहाँ पर महाराज हरी सिंह। कौन थे, महाराज हरी सिंह, बोलो जी कौन थे, महाराज हरी सिंह थे यहाँ पर, महाराज हरी सिंह। तो ये 3 थे आपका जो भारत के नहीं विलय हुए थे, या लेट से विलय हुए, तुरंत नहीं हुए थे। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, द्रव्यमान के रूप में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो भूपर्पटी पे पाया जाता है ओसल। क्या बोलोगे, ओसल पाया जाता है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और फिर लोहा पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है साथ ही आपका ऑक्सीजन। कितने परसेंट पाया जाता है, 46%, लगभग 46%, लगभग में है ना। सिलिकॉन की बात करें तो लगभग 27% मिलता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो लगभग आपका नहीं,
13 नहीं 8% मिलता है एल्यूमिनियम। कितना? 8% मिलता है। लोहे की बात करें आपसे, वो लगभग 5% मिलता है। तो ये 4 है, इसके बाद में फिर सोडियम आ जाता है, फिर घटते चले जाते हैं। ठीक है, ओसल याद रख लेना। क्या याद रखोगे? ओसल। ये हम आपको हमेशा बताते हैं। द्रव्यमान हम आपको वायुमंडल में बताते हैं। वायुमंडल में क्या है बताओ? वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। फिर क्या है आपका? ऑक्सीजन। थर्ड पे कौन सा है बताओ? एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, वायुमंडल की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के बाद में तीसरा कौन होगा? गलत आंसर नहीं देना। तीसरा बताओ सारे लोग। आप सबसे उम्मीदें हैं मुझे, बताओ फटाफट से आंसर। मैं भूल गया, मैं भूल गया, शायद आप सब याद दिलाएंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बता रहे। आर्गन, शहबाज खान बहुत बढ़िया। और आर्गन के बाद में चौथा कौन सा आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। क्योंकि देखो याद रखने ना, आर्गन जो है 0.93% है, उसको हम अक्सर किताबों में लिखा होता है तीसरे पर। ये तीसरा तो नहीं लिखा रहता, लेकिन उसका प्रतिशत लिखा रहता है, बहुत कम है इससे। नाइट्रोजन कितना होता है? लगभग 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 20, लगभग 20% होता है ना। अच्छा, जो शरीर की अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या होता है? ओजन होता है, ओजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, ये वायुमंडल में होगा। ये पृथ्वी में तत्वों का प्रतिशत है। तीनों आपको पता होने चाहिए, घटता क्रम इनका। बोलो जी। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। इधर कुछ आपका पीक्स दी हुई हैं, माउंटेन पीक्स दी हुई हैं, और उधर बताया हुआ है किस देश में वो स्थित है, ये बताएं जी। तो माउंट एकांगागुआ किस में? अर्जेंटीना में स्थित है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है जी। माउंट पिको डी ओरिजावा मैक्सिको का है, हाँ जी। विंसन मैसिव तो आपका महाद्वीपीय चोटी है, सबसे ऊंची अंटार्कटिका की, हाँ जी एकदम से ठीक है। माउंट लोगन, क्या ये यूकान का है, यानी कनाडा का? एकदम से सही है। तो चारों ठीक हो जाएंगे, चारों ठीक हो जाएंगे, चारों। आप मुझे बताओ किलीमंजारो किस देश में है? किलीमंजारो, किलीमंजारो आपको बताना है। किलीमंजारो किस देश में स्थित है? किलीमंजारो। तो किलीमंजारो आपका तंजानिया का है। दोस्त ये बहुत जबरदस्त कंटेंट है, इसको रिवाइज करते रहना अच्छे से। तंजानिया का है। एटलस बताओ किस देश में है? एटलस जो साथी चोटी है, ये किस देश की है? तो एटलस तो है मोरक्को में। मोरक्को की राजधानी क्या है आपका? रबात, रबात। एक मुझे आप बताओ, एलबुर्ज किस देश में है? एलबुर्ज। तो एलबुर्ज आपका किस कंट्री में है? तो वो ईरान में है। किस में है? ईरान में है। मैकेंजी बताओ कहाँ का साथी ऊंची चोटी है? मैकेंजी कहाँ पर है? मैकेंजी पर्वत आप या चोटी बोले तो मैकेंजी कनाडा में है। कहाँ पर है? कनाडा में है, कनाडा में। मैकेंजी कनाडा का है, कनाडा का। भारत और उसके आसपास के आप जानते होंगे। किम्बरले साथी जो प्लेटू है, किम्बरले जो प्लेटू है, वो किस देश में स्थित है? किम्बरले प्लेटू बताओ। वो केन्या में है, किरिबाती में है, ऑस्ट्रिया में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ फटाफट से। ऑस्ट्रिया की वियना, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, कैनबरा है ना राजधानी ऑस्ट्रेलिया की। बताओ जी जरा। केन्या की नैरोबी। तो कहाँ पर ये स्थित है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। एक कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया का पठार है। कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो कोलंबिया का पठार है आपका यूएसए में, यूएसए में। और यूएसए में ही आपका ओजार्क प्लेटू भी है। कौन सा? ओजार्क पठार कहाँ पर है? ओजार्क। पेंटागोनिया बहुत पूछा जाता है। पेंटागोनिया आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से बनता है हमेशा। पेंटागोनिया प्लेटू कहाँ पर स्थित है? तो वो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में। आप मुझे बताओ अनातोलिया प्लेटू कहाँ पर है? अनातोलिया, अनातोलिया प्लेटू कहाँ पर है? अनातोलिया। तो अनातोलिया प्लेटू जो है आपका, वो तुर्की में है। कहाँ पर है? तुर्की में है। अबिसीनिया बताओ, अबिसीनिया प्लेटू कहाँ पर है? अबिसीनिया। तो अबिसीनिया प्लेटू है साथी आपका इथियोपिया में। कहाँ पर है? इथियोपिया में स्थित है। अच्छा, अब हम आपसे पूछें, सबसे ऊंचा जो प्लेटू माना जाता है, जिसको दुनिया की छत बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, दुनिया की छत, किस प्लेटू को कहा जाता है? दुनिया की छत किस प्लेटू को कहा जाता है? तो दुनिया की छत कहा जाता है आपका किसको? पामीर के पठार को। और पामीर प्लेटू कहाँ पर स्थित है? ये पामीर प्लेटू कहाँ पर स्थित है? तो पामीर का पठार ये है तिब्बत में। कहाँ पर है साथी आपका? ये तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में साथी सिचुएटेड है ये। और आपका इसकी जो ऊंचाई है उसको कहा जाएंगे कितना? 4500 मीटर ऊंचा है ये, इसकी हाइट है दोस्त, ये इसकी हाइट है। अगर पूछे ना कभी सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा यही है,
क्या बोलोगे? बिल्कुल कर सकते हैं सुभाष कुमार जी, किसी भी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत होगी सिर्फ उसी प्रॉमिस की जो आपने फर्स्ट डे किया था कि आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो बाकी एग्जाम्स है ना साथी, आपका जितने भी अदर एग्जाम्स है, चाहे मिलिट्री के हो, आपका सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तो अगर जितना भी क्वेश्चन है तो आप उसको जब कर लेंगे, ठीक है, जब एग्जाम में पहुंचेंगे तो उसके बाद में अपनी संवेदनाएं मुझ तक जरूर भेजना, ठीक है, और हमेशा इंतजार रहेगा आपका उस सिलेक्शन के कार्ड का। तो बोले निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर मरुस्थल दिए हुए हैं, जैसे भारत का मरुस्थल है थार। थार कहाँ का मरुस्थल है? क्या बोलोगे? थार ये आपका भारत में फैला हुआ है, भारत में। और आपसे पाकिस्तान में भी पूछ ले कौन सा मरुस्थल है, तो वो भी आपका थार ही है। क्या बोलोगे? थार है। तो सोनरेन क्या यूएसए का है? हाँ जी। तकला मकान क्या आपका चाइना का है? हाँ जी। काराकुम तुर्कमेनिस्तान का है? हाँ जी। गिब्सन, गिब्सन आपका क्या ब्राजील का है? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गिब्सन है आपका ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है गिब्सन? गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया का है। सहारा बताओ, सहारा सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये सहारा है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा क्या बोल रहे हैं, मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थल सहारा हो गया। गोबी बताओ कहाँ पर फैला हुआ है? गोबी मरुस्थल ये भी बहुत बड़ा है। तो गोबी है आपका मंगोलिया में, और मंगोलिया जिसकी कैपिटल उलान बटोर है, और आपका चाइना में फैला हुआ है, चाइना में, चाइना में। आटाकामा कहाँ पर है बताओ? आटाकामा जो साथी डेजर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो आटाकामा चिली में फैला हुआ है, जिसकी कैपिटल आपका कौन सी है? सेंटियागो। और पेरू जिसकी राजधानी कैपिटल है लीमा, लीमा। एक पूछा जाता दस्त एल्लुट आपका कहाँ पर है? दस्त एल्लुट, दस्त एल्लुट कहाँ पर स्थित है? ये ईरान का है। कहाँ पर है? ईरान का, ईरान का। जैसे सहारा काफी बड़ा है, ऐसी अफ्रीका में कालाहारी भी है। तो पूछा जाता कालाहारी किस आपका क्या बोलेंगे महाद्वीप में फैला हुआ है? कालाहारी बताओ, कालाहारी कहाँ पर फैला हुआ है? तो कालाहारी आप कहेंगे अफ्रीका में फैला हुआ है, अफ्रीका, अफ्रीका। जैसे अफ्रीका में आपका इसमें आता है नामीबिया आता है, नामीबिया आता है, बोत्सवाना आता है, बोत्सवाना। नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक, और बोत्सवाना, बोत्सवाना की कैपिटल जो बताएगा सबसे पहले शुभम भाई, उसको आज हम क्लास का टॉपर घोषित करेंगे, ठीक है, क्लास का टॉपर घोषित करेंगे उसको। उसके कंधे पे हमारे हाथ पीठ उसकी थपथपाई जाएगी, बस पीठ सबकी थपथपाई जाएगी, महसूस करना है ना, लेकिन उसकी एक स्लैब ज़्यादा होगा। बोलो जी, विंड हॉक बता रहे हैं? अरे नहीं, नामीबिया की विंड हॉक, नामीबिया की है विंड हॉक तो। बोलीविया तो खुद कंट्री है, बोलीविया तो खुद कंट्री है। बताओ भाई किसने बताया? गैब्रॉन गया ऊपर, ऊपर ढूंढो उसको। बहुत बढ़िया, प्रदीप ने, इनसे पहले भी है, इनसे भी पहले एक बच्चे ने लिखा था अभी। गैब्रॉन ढूंढ के बताओ किसने सबसे पहले लिखा। तो माल्थीसियन सादी सिद्धांत आया आपका, तो वो कौन ज्यामितीय प्रगति में बढ़ता है? कौन इंक्रीज इन द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? तो हमेशा जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है। जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में आपका फूड सप्लाई बढ़ती है, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलोगे? मैथमेटिकल फॉर्म में अंगणितीय रूप से कौन बढ़ता है? आपका खाद्य आपूर्ति बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति बढ़ती है। भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को रूप में जाना जाता है। लगभग 2-3 दिन में, यानी कि 21वें प्रैक्टिस सेट तक हम 21वें 22वें प्रैक्टिस सेट तक इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हमको डिलीवर करने हैं वो हम आपको कर देंगे सारे, ठीक है। थम्स अप करो, मेरी बात समझ में आएगी आपको। और हिस्ट्री का हम, क्योंकि मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो हिस्ट्री हमारा खत्म हो जाएगा, एक आध दिन का और बचेगा। अगर बचा कोई क्वेश्चन हम ढूंढेंगे उसको अभी, नहीं तो फिर हम आ जाएंगे आपका किस पे, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा हिस्ट्री का बढ़ा लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा हमारा, है ना। और फिर हम आगे उस तरह से बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं लगभग। अगर हमने आपसे जैसा कहा था कि हमने छोटे छोटे टॉपिक देखे, किसी टॉपिक में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, किसी में ज़्यादा, तो हम ऑलमोस्ट 500 टॉपिक्स ऐसे जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, उनमें से हम डिलीवर कर चुके हैं आप सब लोगों को। बोलेंगे कौन था, कौन साहब थे? यस मैन, यस मैन को आज का भैया हम टॉपर घोषित करते हैं, और यस मैन के कंधे को थपथपाते हैं। तो भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना बताएं जी, किसने बनाया था? दिल्ली योजना थी, गुजरात योजना, सूरत योजना है, बॉम्बे योजना। हालांकि उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। क्या बोलेंगे? तो बॉम्बे प्लान आया था आपका, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे आपका, मतलब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, लेकिन मेन लीडरशिप तो नेहरू जी की ही थी आपका बॉम्बे योजना के लिए। क्या बोलोगे? ये आपका 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आपका 8 उद्योगपतियों ने इसको पेश किया था।
किसने? 8 उद्योगपतियों ने, जैसे JRD टाटा हो गए आपका, अर्देशीर हो गए, इसमें जॉन मथाई थे आपका, इसमें आपका घनश्याम दास बिड़ला थे, इसमें पुरुषोत्तम दास ठाकुर थे। उस समय के जो बड़े बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने इसको बनाया था। 8 उद्योगपतियों ने। पूछा जाता कितने उद्योगपतियों ने, और कब पेश हुई थी? जनवरी 1944 में। और ये इसका पहला भाग था, पहला भाग। अगर पूछे इसका दूसरा भाग कब पेश हुआ था उद्योगपतियों द्वारा, ये हुआ था आपका 1945 में। कब? 1945 में। ओके। एक ऐसा संगठन जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। जितने भी सहकारी आंदोलन चल रहे हैं, आप भी देखते होंगे, आपके यहाँ भी सहकारी समिति होगी किसानों की मदद आदि के लिए। तो जितनी भी कोऑपरेटिव्स चलती हैं, उसका मूवमेंट को कौन आपका रिप्रेजेंट करता है? तो NCUI है, यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव्स यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे? नेशनल कोऑपरेटिव्स यूनियन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ। और NCUI कब बना था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ कब बना था? बताओ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ कब बना था? सहकारी संघ कब बना था? नेशनल कॉपरेशन यूनियन ऑफ इंडिया, ये कब बना था? तो आप बोलेंगे ये बना था 1929 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। खूब पूछा जाता है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। NFCSF ये क्या है? बताओ, NFCSF क्या है? तो इसको याद रख लेना, ये 1960 में स्थापित किया गया था। 1960 में ये नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव के लिए ही है। क्या बोलोगे? सॉरी, नेशनल फेडरेशन, नेशनल यानी नेशनल, नेशनल F4 फेडरेशन, फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन फोर या ऑफ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ C4 क्या है इसमें? आपका कोऑपरेटिव्स, और S4 शुगर, ऑफ कोऑपरेटिव्स। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स शुगर, शुगर फैक्ट्रीज, शुगर फैक्ट्रीज, शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, शुगर फैक्ट्रीज, हाँ ये बनेगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉपरेशन शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, बिल्कुल ठीक है, 1960 में बना था। अच्छा, ट्राइफेड क्या है? बताओ फटाफट से, ट्राइफेड का फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या आप मुझे? ट्राइफेड, ट्राइफेड का अगर पूरा नाम हम आपसे पूछें, ट्राइबल कोऑपरेटिव्स के लिए है। किसके लिए? ट्राइबल, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक ट्राइबल कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ट्राइबल एरिया में जो मार्केटिंग होती है आपका कोऑपरेटिव्स की, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। फेडरेशन ऑफ, फेडरेशन ऑफ इंडिया ये आपका है। ये कब बना था? ये बना था आपका 1987 में। एक्ट इसके लिए पहले आ गया था, तो कई बार पूछ लिया था ट्राइफेड के लिए एक्ट कब आया था। ट्राइफेड के लिए एक्ट आया था 1984 में। कब आया था? 1984 में एक्ट आया था ट्राइफेड के लिए। नेफेड, ये भी अरे वाह बहुत कमाल, चारों ऑप्शन। नेफेड बताओ फटाफट से। ये आया था आपका 2 अक्टूबर 1998 को, 1958 को, 2 अक्टूबर 1958 को आया था। इसको बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर, क्या बोलते हैं? नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग। क्या बोलोगे? ये सब कोऑपरेटिव से ही हैं, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ, फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया लिमिटेड। यानी अब आप समझ गए होंगे कि फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। फेडरेशन, FED का मतलब क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। NA का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव हो गया। ट्राई का मतलब क्या हो गया? ट्राइबल, ट्राइबल कोऑपरेटिव हो गया आपका, याद रखना, TR से ट्राइबल हो गया, कोऑपरेटिव हो गया। NF से नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव हो गया, कोऑपरेटिव हो गया। और ये नेशनल, नेशनल क्या बोल देंगे इसको? नेशनल कोऑपरेटर यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया हो गया। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है। ठीक है, इन सभी के मैक्सिमम नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। बहुत बढ़िया। राधे राधे ने बिल्कुल ठीक लिखा है, नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। चलिए जी आगे आते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण, अन्नदाता जो है किसान है उसकी आय को संरक्षित किया जाए, इसको PM आशा अभियान कहा गया। तो ये 2018 में शुरू हुआ, 2018 में। ठीक है, ताकि किसान जो पैदा कर रहा है उसको, उसके लिए एक लाभकारी मूल्य, उचित मूल्य उसको दिया जा सके। ऐसी एक योजना थी PM गरीब कल्याण अन्न योजना। बताओ कब शुरू हुई थी? PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई थी? तो गरीब कल्याण अन्न योजना जो शुरू हुई साथी, वो शुरू हुई थी 26 मार्च 2020 को। कब? 26 मार्च 2020 को वो शुरू हुई थी। आगे आएंगे।
जल का वाष्पीकरण कहाँ होता है? हिमांक बिंदु पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर, ठीक है, जो वेपराइजेशन होगा, फ्यूजन टेम्परेचर, संगलन तापमान पर, समस्त तापमानों पर, ऑल टेम्परेचर्स पर, क्वथनांक बिंदु पर या बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। बोलो भाई फटाफट से। ऑप्शन डी ज्यादा आया, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, किसी ने संगलन कह दिया। जल का वाष्पीकरण से मतलब जब वो वाष्प बनता है। अच्छा आप अपना एक बात बताओ, कपड़ा सुखाते, तुम अपना कच्छा सुखाते होगे सब लोग, तो वो सर्दियों में सूख जाता है कि नहीं सूखता है? फटाफट से बताओ। सर्दियों में सूख जाता है नहीं सूखता है? सारे लोग बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। सूख जाता है नहीं सूखता है? कह रहे हैं नहीं सूखता है, गीला ही रह जाता है। तो एक ही बार कच्छा पहन के फेंक देते होगे फिर तुम, सूखता ही नहीं है। अरे नो, यार तुम्हारा मैं क्या करूं, बताओ बताओ। अरे ये बोलो ना देर से सूखता है, कह रहे सूखता ही नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? तो यानी कि वाष्पीकरण तो होता है ना, सूखता तो है ना, टाइम लगेगा, 4 दिन में सूखेगा, 6 दिन में सूखेगा। तो वाष्पीकरण तो हर बिंदु पर होता है ना, सर्दियों में भी कपड़े सूख जाते हैं ना। ऐसा थोड़ी सर्दियों में कपड़े पूरी सर्दी चली गई गीले ही रहे कपड़े। सर्दियों में भी कपड़े धुलते हैं, सूखे जाते हैं, तो सभी बिंदुओं पर होता है। क्या तुक्का लगा रहे हो? संगलन पर, क्वथनांक बिंदु पर, जनरल बात है। समस्त तापमानों पर, ऑल टेम्परेचर्स पर, सभी पर होगा, सभी पर होता है आपका। हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस ही बता दिया किसी ने, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकरण हो जाएगा जी। ठीक है, ये हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इस पर बर्फ बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। क्वथनांक बता रहे हैं कुछ 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस उबल जाएगा, इस पर उबल जाएगा। ठीक है, परम तापमान T+273 होता है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे किससे प्राप्त किया जाता है? बोलो भाई फटाफट से, क्या बताएंगे जी? लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक, यानी कि ये क्या, एसिड बेस इंडिकेटर होता है। और इसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त करते हैं आपका लाइकेन से। किससे? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अच्छा एक बताओ, एक होते हैं घ्राण सूचक। घ्राण सूचक पढ़े हैं कभी? घ्राण सूचक जिनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहा जाता है, क्या होते हैं ये? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ये क्या होते हैं बताओ फटाफट से। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या काम करता है? तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होता है, ये काम करता है जिनकी गंध क्या बोलेंगे, जिनकी गंध जो होती है, जिनकी जो स्मेल होती है, वो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में चेंज हो जाती है। यानी अम्ल आपका अभी एसिड मीडियम हुआ तो कुछ और होगी, और अगर आपका क्षारीय माध्यम हुआ, अल्कलाइन हुआ, तो क्या होगी, माध्यम में बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक है, चेंज हो जाएगी जिनकी, तो उनको हम बोलते हैं आपका घ्राण सूचक। ठीक है, घ्राण सूचक, तो उससे भी पता चल जाता है ये चीज़ अच्छा अम्लीय में ऐसी महक दे रही है, और अभी क्षारीय में जाके बदल गई है। अच्छा तो अभी महक चेंज हो गई है, यानी कि अम्ल नहीं है, अभी ये क्षार है, या ये क्षार है या ये अम्ल है, कम से कम इतना तो पता चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा, तो इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, या फिर लिटमस है उसका तरीका, या फिर उसका तरीका है लिटमस। ओके। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? बहुत बढ़िया, ग्लूकोज को ले लीजिए C6H12O6। ठीक है, और इसको अगर हम तोड़े श्वसन में तो क्या बोलेंगे? पहले तो श्वसन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए पहले तो। ठीक है, सांस लोगे ना तो 6O2 आता है, और फिर आपका श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस 6H2O, और प्लस में आपका ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कितनी बनती है आपका? 36 प्लस 2 ATP बनती है, 2 ATP। 2 ATP, 36 का मतलब समझते हो यहाँ पे, सारे लोग समझते होंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आपका ऊर्जा बनती है, इतना याद रखो, अभी तुम सिर्फ इतना याद रखो, ऊर्जा बनती है। अच्छा इसके 2 साइकिल होंगे ना अब आपका, तो कितने अणु बनेंगे भैया आपका? क्या बोलेंगे? एक अणु के साथ में, ग्लूकोज के एक अणु के साथ में ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 अणु जुड़े होते हैं। अब ये 2 तरह का होता है, इसकी कितनी साइकिल होती हैं? तो इसकी 2 साइकिल होती हैं, 2 साइकिल। एक साइकिल तो इसकी होती है, जैसे हम आपसे बात करें, एक तो होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, है ना, ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्रैब्स साइकिल। क्या बोलते हैं उसको? क्रैब्स चक्र उसको हम बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है आपका? ये होता है आपका कोशिका द्रव में। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव बोले तो आपका, ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में कैसा होता है आपका? एन एरोबिक होता है, एन एरोबिक। कैसा होता है? एनऑरोबिक, यानी कि अवायवीय होता है, अवायवीय। अर्थात ऑक्सीजन की किस में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसकी? O2 की, O2 की अनुपस्थिति में होगा। समझे भैया? अवायवीय का मतलब ही क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो होगा। तो इसमें क्या होता है, जो ये आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो होता है, ये 2 पाइरुविक एसिड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? बोले भी फटाफट से, ये आपका पाइरुविक एसिड में चेंज होता है।
और एक पाइरुविक अम्ल जो होता है वो 18 एटीपी के बराबर होता है। तो 2 पाइरुविक अम्ल कितने के बराबर हो जाएगा? तो वो 18 दूनी 36 के बराबर हो जाएगा, 36 एटीपी के बारे में, और 2 आपका एटीपी अलग से मिलता है, टोटल 38 एटीपी ऊर्जा निकल जाती है, इसलिए हमने लिखा 36 + 2। तो ये किस में होगा आपका? तो याद रख लेना, इसमें जो ग्लाइसिस होता है आपका, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में होता है, और इसमें हमेशा क्या बनेगा? इसमें हमेशा पाइरुविक अम्ल बनेगा। तो याद रखना, पाइरुविक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है, और यही आपका क्या होगा? पाइरुविक अम्ल ही आपका किसमें? पाइरुवेट में चेंज हो जाएगा, पाइरुवेट में चेंज हो जाएगा। वही किसका कारण बनता है? फिर थकान का कारण बनता है। आपको बिना ऑक्सीजन के दौड़ाएं, दौड़ पाओगे क्या? बताओ फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? आपका क्रेब्स चक्र में क्या होगा? क्रेब्स चक्र होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। कभी भी पूछे क्रेब्स चक्र कहाँ पर पूर्ण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूर्ण होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके। अच्छा, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो आपने देखा होगा जब किसी की युवा अवस्था शुरू होती है तो उसकी आवाज चेंज होने लगती है या नहीं? युवा अवस्था में, युवा अवस्था में आवाज में साथी उसकी वॉइस में चेंज आता है नहीं आता? यंग एज में आवाज में परिवर्तन, पहले बच्चे की जैसी आवाज होती है क्यूट सी, ठीक है, फिर हमारे जैसी हो जाती है खराब सी। तो क्या बोलेंगे उसको? तो वो होता है आपका किसकी वजह से होता है? तो वो लैरिंग्स में विकास होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र की वजह से होता है, स्वर यंत्र की वजह से। और स्वर यंत्र का मतलब क्या है? लैरिंग्स। क्या बोलेंगे उसको? लैरिंग्स, लैरिंग्स बोलते हैं। और लैरिंग्स से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये जो लैरिंग्स है ये किस किस को जोड़ता है? याद रख लेना, ये आपका एक तो ग्रसनी जो फैरिंग्स होती है, क्या होती है? जो आपका साथी जो फैरिंग्स होती है, और साथ में आपका जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया को, ट्रैकिया को जोड़ने का काम कौन करता है? ट्रैकिया को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? बोलो भी फटाफट से। तो आपका स्वरयंत्र हमेशा पूछा जाएगा, ग्रसनी आपका, और ट्रैकिया को कौन जोड़ता है? तो वो लैरिंग्स जोड़ता है। और लैरिंग्स की वजह से ही क्या होता है? हमारी आवाज में एक परिवर्तन देखने को मिलता है, ये हमेशा याद रख लेना। अच्छा, जैसे हमने कहा कि एक तो हो गया अनऑक्सी श्वसन हो गया आपका, ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको ऑक्सी श्वसन बोलेंगे, ऑक्सी। जैसे आप सब ऑक्सीजन लेते हो कि नहीं लेते हो? और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है? तो 21% मान लो आइडियल। तो आप जब ऑक्सीजन लोगे तो कितना ऑक्सीजन ले जा रहे हैं आप अपने अंदर? 21%। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हो, इस श्वास को आप छोड़ते हो, तो क्या उसमें उतनी ही ऑक्सीजन बाहर आ जाती है? तो आप कहेंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आती है तो आप कितना परसेंट ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं? ये बताएं फटाफट से, कितना परसेंट ऑक्सीजन बाहर आती है? तो क्या बोलेंगे? 17% बाहर आएगी, और 4% हम प्रयोग कर लेते हैं। क्या बोलेंगे? 4% हम प्रयोग कर लेते हैं। 21% गई, 4% प्रयोग करी, बाकी आई आपका, या 20 दशमलव कुछ परसेंट हमने प्रयोग की, तो और आपका 4% यूज की, और आपका क्या बोलोगे आप फटाफट से? फिर 16 पॉइंट कुछ परसेंट बाहर आ जाएगा। तो 16 to 17% याद रखिए उसको। ओके, आगे आ जाओ। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग को नष्ट होने से बचाता है? तो ट्रैकिया है, उपास्थि के छल्ले हैं, या आपका क्या बोलोगे कार्टिलियस रिंग होती हैं, यही बचाती हैं, ठीक है, ताकि वो नष्ट ना हो। लचीला होता है बहुत, ये फ्लेक्सिबल एक आपका कनेक्टिंग टिश्यू होता है ये। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? 105वीं आई है, 118वीं रैंक आई है, आउट ऑफ कितनी देशों के? आउट ऑफ 147 कंट्रीज, आउट ऑफ 147 कंट्रीज। इसमें जो पहला स्थान आया है, फर्स्ट प्लेस आया है, वो किसका आया है? तो भैया जी फर्स्ट प्लेस आया है अपने फिनलैंड का। 8 साल हो गए हैं इसके, 8 सालों से लगातार इसी स्थिति पे है। इसको जारी कौन करता है बताओ फटाफट से? इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है और कब जारी करता है? दोनों बात आपको बतानी है। तो कब तो आप जब बता पाओगे जब आपको पता होगा वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस डे किस दिन मनता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे किस दिन मनता है, यानी विश्व खुशहाली दिवस। या आपको ये पता हो कि भैया गोरैया दिवस किस दिन मनता है? तो विश्व खुशहाली दिवस जिस दिन मनता है, ये आपका 20 मार्च को, 20 मार्च को तभी ये जारी होती है, तभी ये जारी होती है 20 मार्च को। तो इसको जारी कौन करता है? वो जारी करता है यूएस, उसका नाम होता है यू नहीं यूएन, यूएन का यूएन की एक संस्था है, यूएन। उसको बोलते हैं एचडीएसएन, एचडीएसएन यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल, क्या बोलोगे? सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अर्थात हम क्या कहेंगे इसमें? संयुक्त राष्ट्र,
संयुक्त संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आई आपका, उसमें बताओ भारत की रैंक क्या आई है। ग्लोबल 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 जो आपका साथी फायर पावर इंडेक्स है, फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात कर रहे हैं हम। इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या आई है, इसमें भारत की रैंक आई है फोर्थ। क्या बोलोगे, फोर्थ रैंक आई है। और इसमें पहला देश कौन सा आया, इसमें फर्स्ट कौन आया, यूएसए आया। और इंडिया की रैंक आई है फोर्थ। क्या, इंडिया की रैंक फोर्थ आई है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अगर आपसे पूछे क्लाइमेट चेंज में कौन सी रैंक आई है हमारी, जलवायु परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन में हमारी कौन सी रैंक आई है, तो जलवायु परिवर्तन में हमारी रैंक आई है, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में हमारी रैंक आई है आपका 10th रैंक। कौन सी रैंक आई है, 10वीं रैंक आई है भारत की। कौन सी रैंक आई है, 10वीं रैंक आई है, 10th रैंक भारत की आई है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। ओके, आगे आओ। ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, जो आपका सबसे आपका बेस्ट फिल्म रही है, बेस्ट फिल्म बताओ जी। द ब्रूटलिस्ट रही है, या अनोरा रही है, या कॉन्क्लेव रही है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे, अनोरा रही है, अनोरा बेस्ट मूवी इसको मिला है। और ये कौन से नंबर के आपका पुरस्कार थे, 97वें थे, 97। कितने साथी हैं जो मुझे ये बता सकते हैं ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। और एक परफेक्ट आंसर की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, जबरदस्त से आंसर की उम्मीद करता हूँ, जिसके जैसा आंसर यूट्यूब पे ना बना हो। तो अनोरा, अनोरा बताओ क्या बोलेंगे। इस मूवी को ही साथी आपका बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस भी इसी मूवी के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड वो किसको मिला, माइकी मैडिसन को मिला है। किसको, माइकी मैडिसन को। ज़्यादा नहीं याद रखना इसमें कभी भी। सेलेक्टेड, देखो करंट अफेयर्स में आपको ये पता होना चाहिए, दुनिया भर का नहीं, सेलेक्टेड पढ़िए, सेलेक्टेड। क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, उसको सेलेक्टेड पढ़ो, है ना। आएगा कि और जो करने लायक पर्सन है उसको और भी करें तो हम भी करें, वो नहीं छूटना चाहिए। द ब्रूटलिस्ट इस मूवी के लिए साथी मिला आपका बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर किस मूवी ने जीता, तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है द ब्रूटलिस्ट ने, ठीक है। और ये जीता है एड्रियन ब्राडी ने। किसने, किसको मिला है, एड्रियन ब्राडी को मिला है, एड्रियन ब्राडी को। किस मूवी के लिए मिला, द ब्रूटलिस्ट के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस अनोरा, बेस्ट एक्ट्रेस अनोरा मूवी के लिए। अनोरा क्या रही, ये बेस्ट मूवी रही, बेस्ट मूवी रही यार। बेस्ट डायरेक्टर अनोरा को मिला, ठीक है, अनोरा मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किसको मिला आपका, तो वो है शॉन बेकर। क्या नाम है उसका, शॉन बेकर। किस मूवी के लिए, किस मूवी के लिए, तो याद रखना ये सब मूवी है अनोरा, अनोरा, अनोरा मूवी के लिए। किसके लिए, अनोरा मूवी के लिए मिला। भारत की ऑस्कर के लिए नामित मूवी कौन सी थी इस बार बताओ। ऑस्कर के लिए नामित इंडिया की कौन सी मूवी हुई थी अभी हाल ही में, लापता लेडीज, याद रखना उसको। ऑस्कर के लिए ये नॉमिनेट हो गई थी, और इसकी डायरेक्टर कौन है पूछी जाएंगी, लापता लेडीज। जब इतने बड़े रंगमंच पर कोई पहुंचे आपका, तो उसको कहा जाएगा कि पूछा जाएगा। तो लापता लेडीज इसकी डायरेक्टर कौन है, लापता लेडीज की डायरेक्टर हैं आपका किरण राव। कौन है जी, किरण राव हैं भैया। कौन है जी, किरण राव हैं। नेक्स्ट, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, किसके नाम पर रखने जा रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने जा रहे हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर। बेंगलुरु सिटी, तो ये आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में। कर्नाटका के सीएम कौन है आपका, सिद्धारमैया। कौन है जी, सिद्धारमैया, सिद्धारमैया। और कल किस टीम की जीत हुई, कल किस टीम की जीत हुई आपका, आरसीबी की, आरसीबी की जीत हुई। कितने रन से जीता ये सब आपको पता होना चाहिए रिसेंट में। कितने रन से जीत हुई, 6 रन से जीत हुई। कितने से, किसको हराया, पंजाब किंग्स 11 को हराया। बोलो भी फटाफट से। वेरी गुड, दुआ ने बहुत अच्छा लिखा है। 1929 में आपका ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई। लॉस एंजल्स में आपका फरवरी महीने में दिए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वॉल्ट डिज्नी को ये मिले हैं। बच्चू आप शायद एक बिटिया है, और आपका बहुत अच्छा आंसर है, फोटो से देख के आपका लग रहा है। आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत तरक्की करें और इसी तरह से आंसर देते रहें। बाकी अपना ख्याल रखिए। बहुत बढ़िया जी सर, वाह वाह वाह। अब तुम्हारी वाह बंद हो चुकी है ना, अब वो घट चुकी है। चलो कल सुनाएंगे अच्छी सी, है ना, जबरदस्ती बढ़िया सी। ओके, तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार कब बने, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर लिखना है। और आप, आज क्या दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे, कल और होगा थर्सडे, तो कल हमारा कितना सेट हो जाएगा, 20। तो थर्सडे के बाद जब हम मंडे को इसको करेंगे ना, तो दोस्त मैं उम्मीद करूंगा आपसे आपके 20 के 20 रेडी हों, और 21वें पर आप मुझे साथ में मिलेंगे। ओके,
ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू ऑल।